Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 6th of September 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming AIMS NORCET exam. Our first question is: the client has a sustained increase intracranial pressure of 20 mm of Hg. Which client position would be most appropriate? अगर किसी पेशेंट का लगातार आईसीपी बढ़ रहा है और ये अब 20 mm ऑफ Hg पहुंच गया है, तो इस सिचुएशन में सबसे सही पोजीशन कौन सी होगी? Option 1, the head of the bed elevated 30 to 45 degrees. Option 2, Trendelenburg position. Option 3, left Sims position. Option 4, head elevation on two pillow. अगर किसी क्लाइंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है तो हमें उसे सही तरीके से पोजीशन में रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने क्लाइंट को सही पोजीशन में नहीं रखा तो उसका पोजीशन गलत होने की वजह से आईसीपी और ज़्यादा बढ़ेगा, और अगर आईसीपी बढ़ेगा तो ब्रेन के ऊपर दबाव पड़ेगा और ब्रेन सेल्स तक प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि ब्लड का पूरा सर्कुलेशन सभी सेल्स तक नहीं होगा, और सेरिब्रल परफ्यूजन की कमी की वजह से ब्रेन सेल्स की डेथ हो सकती है, जिससे पर्सन क्लिनिकली डेड डिक्लेयर किया जाएगा। तो हमें आईसीपी को मैनेज करने के लिए यहाँ पर पेशेंट को ऑप्शन ए में बताई गई फॉबुलस पोजीशन दे सकते हैं। इन सभी पोजीशंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे अप्रोप्रिएट पोजीशन होगी head of the bed elevated 30 to 45 degrees. Next question is: a nurse is teaching a parent how to prevent accidents while caring for a 6 months old infant. What ability should be emphasized about the infant's motor development? किसी 6 महीने के बच्चे में एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए हमें कौन सी मोटार डेवलपमेंट एक्टिविटी को सुपरवाइज करना है, जिससे कि हम एक्सीडेंट्स को रोक सकें? सिंपल शब्दों में कहें तो 6 महीने का बच्चा नीचे बताए ऑप्शंस में से कौन सी एक्टिविटी करता है जिसके करने के दौरान हमें सावधान रहना है, उसका ध्यान रखना है ताकि उसे चोट ना लगे। आपके ऑप्शंस हैं: ऑप्शन ए सिटअप्स, ऑप्शन बी रोल्स ओवर, ऑप्शन सी क्रॉल शॉर्ट डिस्टेंस, ऑप्शन डी स्टैंड्स व्हाइल होल्डिंग ऑन द फर्नीचर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6 महीने का जो बच्चा है वो रोल्स ओवर कर सकता है, यानी कि आप उसे बेड के ऊपर जब लेटाएंगे तो वो करवट लेकर बिस्तर में बेड पर एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो सकता है। बच्चा अपनी पोजीशन को रोल करते हुए यानी करवट लेकर बदल सकता है, बेड में एक साइड से दूसरी साइड पर घूमता हुआ जा सकता है। 6 महीने का बच्चा इन चारों में से यही एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, तो हमें इस एक्टिविटी के दौरान बच्चे का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है ताकि हम उसे इंजरी से बचा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज: creating imaginary events to fill up the memory gap is known as। अगर कोई व्यक्ति अपनी मेमोरी गैप को फिल करने के लिए इमेजिनरी इवेंट्स बताता है तो ये क्या कहलाएगा? सर्कमस्टेंशियलिटी, नियोलिज्म, कॉन्फेब्युलेशन, कंपल्शन। मान लीजिए आप कहीं पर गए थे, आपके साथ कोई घटना हुई
आपको उस घटना की सभी बातें याद हैं लेकिन एक हिस्सा आप भूल गए। आप किसी को इस घटना के बारे में बताते हुए जो हिस्सा आप भूल गए थे उसके बारे में अपने मन से कुछ कहानी बनाकर बता देते हैं, यानी अपने इस मेमोरी गैप को आप फिल अप करते हैं बाय योर इमेजिनरी इवेंट। तो ये जो चीज़ है इसे हम कॉन्फैब्युलेशन के नाम से जानते हैं। इट इज़ कॉल्ड कॉन्फैब्युलेशन। Creating imaginary event to fill up the memory gap is known as confabulation. Next question is, the nurse reviews a client's record and determine that the client is at risk for developing potassium deficit if which situation is documented. आप किसी पेशेंट के रिकॉर्ड को देख रहे थे। पेशेंट के रिकॉर्ड में इनमें से कौन सी फाइंडिंग मिलने पर आप ये अनुमान लगाएंगे कि हो सकता है पेशेंट में पोटेशियम की कमी हो जाए? ऑप्शन ए, सस्टेन टिश्यू डैमेज। ऑप्शन बी, रिक्वायर्स नासोगैस्ट्रिक सक्शन। ऑप्शन 3, हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ एडिसन्स डिजीज। ऑप्शन 4, यूरिक एसिड लेवल ऑफ 9.4 mg/dl। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। अगर किसी पेशेंट में नेज़ोगैस्ट्रिक सक्शनिंग की जा रही है तो इस प्रोसेस के दौरान स्टमक का सारा कंटेंट सक्शन द्वारा एब्जॉर्ब करके बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस सिचुएशन में हमारा जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसके साथ पोटेशियम भी बड़ी मात्रा में बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो हमारे शरीर में इसके बाद पोटेशियम की कमी होने लगती है। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी क्लाइंट के अंदर नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब डालकर आप सक्शन कर रहे हैं तो स्टमक कंटेंट में सक्शन के दौरान आप पोटेशियम को भी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, तो हमें पेशेंट के अंदर लगातार इस चीज़ का मॉनिटर जरूर करते रहना है। और बॉडी में पोटेशियम की कमी होते ही क्लाइंट में डिसरिथमियास कंडीशन डेवलप हो जाएगी। अगर इसे मैनेज नहीं किया गया तो क्लाइंट की सडन डेथ तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म involutional melancholia was used by Kraepelin to describe। इनमें से किस कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्रैपलिन द्वारा इन्वोल्यूशनल मेलनकोलिया टर्म का उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए, सीवियर डिप्रेशन। ऑप्शन बी, ओल्ड एज डिप्रेशन। ऑप्शन सी, सीजनल डिप्रेशन। ऑप्शन डी, न्यूरोटिक डिप्रेशन। यहाँ पर जो क्रैपलिन बताए गए हैं इनका पूरा नाम है एमिल क्रैपलिन। ये जर्मन साइकाइट्रिस्ट थे और इन्होंने ओल्ड एज डिप्रेशन को डिनोट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए इन्वोल्यूशनल मेलनकोलिया शब्द का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग टू रेस्क्यू आर CPR on adult victim, what is the compression and breath ratio? अगर किसी अडल्ट पर्सन को दो लोग मिलकर रेस्क्यू कर रहे हैं, CPR दे रहे हैं, तो कितने कंप्रेशंस और कितने ब्रीथिंग के रेशियो से आप इसे CPR देंगे? ऑप्शन ए 15:1, ऑप्शन बी 15:2, ऑप्शन सी 30:1, ऑप्शन डी 30:2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अडल्ट विक्टिम में दो लोग मिलकर अगर CPR कर रहे हैं या फिर एक लोग मिलकर भी कर, एक अकेला व्यक्ति भी कर रहा होता है,
तो भी आपको 30 कंप्रेशंस और 2 वेंटिलेशन के रेशियो से ब्रीथ्स और कंप्रेशन डिलीवर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a patient must receive 30 units of Humulin regular insulin. The label reads 100 units 1 ml. How many milliliters should the nurse administer? किसी पेशेंट को 30 यूनिट ह्यूमिलिन रेगुलर इंसुलिन एडमिनिस्टर करना है और आपके पास जो वाइल है उसमें 1 ml के अंदर 100 यूनिट्स हैं, तो आप कितना इंसुलिन एडमिनिस्टर करेंगे? 0.2 ml, 0.3 ml, 0.5 ml, 1.0 ml। देखिएगा, इसे एक इक्वेशन बनाकर सॉल्व किया जा सकता है। हमें यहाँ बताया गया है कि 1 ml के अंदर 100 यूनिट्स हैं ह्यूमेलिन रेगुलर इंसुलिन की, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 100 यूनिट्स हैं 1 ml के अंदर। तो इसे इक्वल करके लिख दीजिए, 30 यूनिट्स होंगी कितने ml के अंदर, इसे हम x मान लेते हैं कि इतने ml के अंदर 30 यूनिट्स होंगी। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं, x को आपने इधर मूव कर दिया और 100 को 30 के नीचे लेकर आ गए, और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 0.3 ml आएगा। यानी अगर आप इस वाइल से 0.3 ml ह्यूमेलिन रेगुलर इंसुलिन विड्रॉ कर कर क्लाइंट में लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने 30 ml यूनिट डिलीवर कर दिया है, क्लाइंट में लगा दिया है। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। Next question is, bandaging of lower legs should be started from। किसी क्लाइंट में लोअर लेग के अंदर यदि आपको बैंडेज लगानी है तो आप इसकी शुरुआत किस तरफ से करेंगे? एंकल एरिया से, फुट एरिया से, नी एरिया से या फिंगर्स से? लोअर लेग के अंदर आपको जब भी बैंडेजिंग करनी हो तो आप इसकी शुरुआत फुट एरिया से करें और ऊपर नी की तरफ इसे लेकर जाएं, घुटने की तरफ लेकर जाएं। फुट टू नी, दिस इज द राइट ऑर्डर टू बैंडेज। नेक्स्ट, which of the following is not a sign of placental separation in stage 3 of parturition of pregnant women? प्रेग्नेंट वुमेन में लेबर प्रोसेस के दौरान थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा के सेपरेट होने पर कौन सा साइन नहीं देखने को मिलता, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए शॉर्डर साइन, ऑप्शन बी शॉर्टनिंग ऑफ कॉर्ड, ऑप्शन सी सुप्राप्यूबिक बल्ज, ऑप्शन डी कस्टनर साइन। लेबर या डिलीवरी प्रोसेस की थर्ड स्टेज के अंदर प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है, प्लेसेंटा वेजाइना से एक्सपेल आउट हो जाता है और प्लेसेंटा के सेपरेशन होने पर शॉर्टनिंग ऑफ कॉर्ड ये साइन देखने को नहीं मिलता है। अगर प्लेसेंटा यूट्रस में जिस जगह पर इम्प्लांटेड है वहाँ से हट जाता है तो जब आप कॉर्ड को पकड़कर रखेंगे, खींचेंगे तो कॉर्ड अपने आप धीरे धीरे लंबी होने लगेगी। ये चीज जो है प्लेसेंटा के सेपरेशन के दौरान देखे जाने वाला साइन है, ना कि कॉर्ड का शॉर्ट होना। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ऑप्शन ए के अंदर जो
इस शॉर्डर साइन बताया गया है, ये प्लेसेंटा जैसे ही यूट्रस से डिटैच होता है, हटता है, तो यूट्रस जो है वो काफ़ी सॉफ्ट महसूस होने लगता है और उसका जो शेप है वो ग्लोब्यूलर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं प्लेसेंटा के सेपरेट होते ही यूट्रस सॉफ्ट फील होता है और उसका शेप ग्लोब्यूलर महसूस होने लगता है, ग्लोब्यूलर दिखाई देता है। ये चीज़ स्कॉरेंडर साइन के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन सी के अंदर सुप्राप्यूबिक बल्ज बताया गया है। जैसे ही यूट्रस अपनी इम्प्लांटेशन साइट से हटता है, सुप्राप्यूबिक एरिया के अंदर आपको एक उभार देखने को मिलता है, क्योंकि प्लेसेंटा के हटते ही यूट्रस हल्का सा राइज करता है, ऊपर की तरफ आता है। तो पेशेंट का जो सुप्राप्यूबिक एरिया है, प्यूबिक बोन के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा है, वहां पर आपको उभार देखने को मिलता है। कस्टनर साइन का मतलब होता है कि जैसे ही प्लेसेंटा डिटैच हुआ, यूट्रस की जो फंडल हाइट है वो बढ़ने लग जाती है। प्लेसेंटा के डिटैच्ड होने के बाद में फंडल हाइट का बढ़ जाना कस्टनर साइन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, स्क्रबिंग विल बी कंसीडर्ड एज। इनमें से स्क्रबिंग किस कैटेगरीज में रखी जाएगी? ऑप्शन ए केमिकल डिसइंफेक्शन, ऑप्शन बी फिजिकल डिसइंफेक्शन, ऑप्शन सी फिजिकल स्टरलाइजेशन, ऑप्शन डी केमिकल स्टरलाइजेशन। देखिएगा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्रबिंग एक्चुअल में कहते क्या है, किसे हैं। आप अगर किसी सरफेस पर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फ्रिक्शन, डिटर्जेंट और वाटर का इस्तेमाल करके रिमूव करते हैं, तो ये प्रोसेस स्क्रबिंग कहलाता है। अगर आप अपने हाथों को रगड़ रगड़ कर साबुन और पानी के साथ धोकर उसे क्लीन करते हैं, तो जो आप रगड़ रहे हैं, रबिंग कर रहे हैं, ये चीज़ स्क्रबिंग कहलाती है। आप फेस के ऊपर भी स्क्रब करवाते हैं पार्लर्स के अंदर, तो बेसिकली स्क्रबिंग के दौरान आपके चेहरे को मसाज किया जाता है, रब किया जाता है, फ्रिक्शन दिया जाता है, रगड़ा जाता है, जिससे कि वहाँ पर मौजूद जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो सभी डेड सेल्स हैं, वो सभी रिमूव हो जाएं। तो बेसिकली स्क्रबिंग किस कैटेगरी से बिलोंग करेगी, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। स्क्रबिंग प्रोसेस के दौरान हम सरफेस को रगड़ रगड़ कर क्लीन करते हैं, तो ये चीज़ जो है फिजिकल डिसइंफेक्शन के अंतर्गत क्लासीफाई की जाएगी। बेसिक बट इम्पॉर्टेंट, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस एम्स पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the nurse reviews a client's electrolyte laboratory report and notes that the potassium level is 2.5 MEq per L. Which pattern should the nurse watch for on electrocardiogram as a result of laboratory value? Select all that apply. अगर किसी क्लाइंट के अंदर पोटेशियम का लेवल 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर या डेसीलीटर हो जाए, तो इस सिचुएशन में आपको ईसीजी के दौरान क्लाइंट में कौन सी फाइंडिंग्स देखने को मिलेंगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या क्लाइंट की ईसीजी में यू वेव बनेगी? क्या एब्सेंट ऑफ पी वेव्स होंगे? क्या इन्वर्टेड टी वेव्स होंगी? क्या डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट होगा? क्या वाइडनिंग क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स होगा? This question is important for upcoming AIMS NORCET exam. पोटेशियम का लेवल हमारे शरीर में 3.5 से लेकर 5.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के बीच होना चाहिए। ये इसका बिल्कुल नॉर्मल लेवल माना जाता है। अगर किसी क्लाइंट के अंदर पोटेशियम 2.5 तक आ गया है, यानी काफ़ी कम हो चुका है, तो इस कंडीशन में हार्ट के अंदर एबनॉर्मल रिदम्स जनरेट होंगी, डिसरिथमिया कंडीशन डेवलप होगी और
इसे हम ईसीजी पेपर पर आसानी से नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन 1 की। तो याद रखिएगा, अगर क्लाइंट को हाइपोकैलीमिया जैसी कंडीशन डेवलप हो चुकी है तो डेफिनेटली उसके अंदर ईसीजी में यू वेव बनने वाली है। ईसीजी के अंदर यू वेव का बनना हाइपोकैलीमिया कंडीशन के बारे में बताता है। नॉर्मली आप जब किसी पेशेंट की ईसीजी रिपोर्ट देखेंगे तब आपको सिर्फ यही पैटर्न देखने को मिलेगा, पी, क्यू, आर, एस और टी। नॉर्मली सिर्फ यही वेव्स देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर किसी क्लाइंट के अंदर मान लीजिए कि पोटेशियम की कमी है तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वेव बनने लगेगी और इस एक्स्ट्रा वेव को हम यू वेव का नाम देते हैं। तो अगर क्लाइंट के अंदर ईसीजी पेपर पर एक्स्ट्रा वेव बन रही है तो इसे आप यू वेव नाम देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन 2 की, एब्सेंट ऑफ पी वेव्स। पोटेशियम की कमी होने पर कभी भी आपको पी वेव एब्सेंट नहीं देखने को मिलेगी, पी वेव आपको हमेशा बनी हुई मिलेगी। सो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 के अंदर कहा गया है कि टी वेव इन्वर्ट हो जाएगी, यानी ईसीजी में ये जो टी वेव नॉर्मली इस तरह की बननी चाहिए थी, ये उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, यानी इस प्रकार से बनेगी। तो ये बात सही है। पोटेशियम की कमी होने से हमारी जो टी वेव है वो डिस्टर्ब होती है, एबनॉर्मल हो जाती है, टी वेव का इन्वर्जन हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 भी सही माना जाएगा। ऑप्शन 4 के अंदर कहा गया है कि ये जो एसटी सेगमेंट है ये डिप्रेस्ड हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। पोटेशियम की कमी होने से एसटी सेगमेंट भी आपको डिप्रेस्ड ही मिलेगा। लास्ट ऑप्शन, वाइडनिंग क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का वाइड होना यहाँ पर पोटेशियम की कमी से रिलेटेड नहीं है। तो फाइनली 3 बातें आपको याद रख के चलनी है, इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर पेशेंट में पोटेशियम की कमी होगी तो सबसे बड़ी बात, आपको ईसीजी के अंदर यू वेव देखने को मिलेगी, जो कि प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछी गई है। सेकेंड चीज, यहाँ पर टी वेव उल्टी बनने लगती है, यानी टी वेव का इन्वर्जन हो जाता है। और तीसरी बात, यहाँ पर जो एसटी सेगमेंट है वो आपको डिप्रेस्ड मिलेगा। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। Next question is, which client is at risk for development of sodium level 130 milliequivalent per liter? इनमें से किस कंडीशन में पर्सन में सोडियम लेवल 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक आ सकता है? ऑप्शन 1, क्लाइंट टेकिंग डायूरेटिक्स। ऑप्शन 2, क्लाइंट विथ हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। Option 3, client with Cushing syndrome. Option 4, client who is taking corticosteroids. इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन 1। हमारे शरीर के अंदर सोडियम का नॉर्मल लेवल होता है 135 से लेकर 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब अगर किसी क्लाइंट में सोडियम की मात्रा 135 से कम हो जाए तो ये कंडीशन हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन के नाम से जानी जाती है। और हाइपोनेट्रीमिया डायूरेटिक लेने से इस वजह से डेवलप होता है क्योंकि डायूरेटिक मेडिसिन जो हैं वो यूरिन आउटपुट को बढ़ाती हैं और सोडियम हमेशा वाटर के साथ रहना पसंद करता है। सिंपली इसे याद रखिएगा इस तरह से कि सोडियम जो है हमेशा पानी के साथ रहना पसंद करता है, और सोडियम पानी अगर बॉडी में रुकेंगे तो एक साथ रुकेंगे और बॉडी से बाहर जाएंगे तो एक साथ जाएंगे। अगर कोई क्लाइंट डायूरेटिक मेडिसिन ले रहा है तो ये मेडिसिन क्या करती है कि H2O को, वाटर को बॉडी से बाहर यूरिन फॉर्म में निकालती रहती है। तो सोडियम भी कहता है कि मेरा दोस्त वाटर बाहर जा रहा है तो मैं भी यहाँ रुक कर क्या करूँगा,
तो सोडियम भी पानी के साथ मिलकर बॉडी से बाहर निकलने लगता है और क्लाइंट के अंदर हाइपोनेट्रीमिया यानी सोडियम की कमी होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 32 years old man is started on lithium after being diagnosed with bipolar disorder। एक 32 साल का व्यक्ति बाइपोलर डिसऑर्डर आइडेंटिफाई होने के बाद लिथियम थेरेपी ले रहा है। His psychiatrist explained the risk and benefits of the drug and tells the patient that the drug can affect several organs in the body and he will need blood test every 6 months। इस लिथियम मेडिसिन को देने के साथ ही डॉक्टर द्वारा इस मेडिसिन के रिस्क और बेनिफिट्स के बारे में पेशेंट को बताया जाता है और ये भी बताया जाता है कि पेशेंट इस ड्रग को लेगा तो उसके शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स प्रभावित हो सकते हैं और उसे इस मेडिसिन को लेने के साथ ही हर 6 महीने में ब्लड टेस्ट करवाते रहना है। Which of the following labs should be drawn that often on this patient? नीचे बताए ऑप्शंस में से कौन सी टेस्ट पेशेंट को फ्रीक्वेंटली करवानी पड़ेगी, यह आपको बताना है। पूरे क्वेश्चन में आपसे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति लिथियम ड्रग 6 महीने या इससे ज़्यादा समय तक लेता है तो उसमें कौन सा टेस्ट करवाना जरूरी है, ये आपको बताना है। LFT, TSH, CBC या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, जब कोई पर्सन लिथियम ड्रग लेता है तो लिथियम ड्रग का बॉडी के काफ़ी ऑर्गन्स पर प्रभाव पड़ता है। इसकी टॉक्सिसिटी के कारण वो ऑर्गन डैमेज तक हो सकते हैं, तो हमें समय समय पर ब्लड के अंदर इसके लेवल की जांच करते रहना चाहिए और जो संबंधित बॉडी पार्ट्स हैं जो यहाँ इफेक्ट हो सकते हैं उनकी भी मॉनिटरिंग जरूरी है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जरूरी टेस्ट है वो होगा आपका TSH। आपको लिथियम लेने वाले पेशेंट में समय समय पर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल को चेक करवाते रहना होगा। दिस इज द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी मस्ट मॉनिटर। अगर कोई व्यक्ति लिथियम लंबे समय से ले रहा है तो इससे क्लाइंट के अंदर थायराइड ग्लैंड प्रभावित होगी और क्लाइंट में हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है, जिसकी वजह से क्लाइंट में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। तो हमें लगातार इसकी मॉनिटरिंग जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑयल इज हार्मफुल फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इनमें से कोरोनरी आर्टरी डिजीज में कौन सा ऑयल हार्मफुल माना जाता है? कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सैफरॉन ऑयल, ऑलिव ऑयल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर किसी क्लाइंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो उसके लिए कोकोनट ऑयल को काफ़ी हार्मफुल माना जाता है। कोकोनट ऑयल के अंदर हाई अमाउंट में सैचुरेटेड फैट पाए जाते हैं और सैचुरेटेड फैट जो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल बढ़ा देते हैं और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता, इसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, जो कोकोनट ऑयल है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाले पेशेंट्स के लिए हार्मफुल माना जाता है क्योंकि कोकोनट ऑयल के अंदर हाई सैचुरेटेड फैट होता है और हाई सैचुरेटेड फैट जो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हार्ट की हेल्थ और ज़्यादा कम हो सकती है, बेकार हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ पेशेंट इज नॉट अवेयर ऑफ हिज और हर मेंटल इलनेस इट इज कॉल्ड।
अगर किसी व्यक्ति को ये पता नहीं होता कि उसे कोई मानसिक रोग है, मानसिक बीमारी है, मेंटल इलनेस है, तो ये किस रूप में जाना जाता है? डिसओरिएंटेशन, लैक ऑफ इंसाइट, अनकॉन्शियसनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लैक ऑफ इंसाइट। अगर किसी व्यक्ति को ये जानकारी नहीं है कि उसे कोई बीमारी है, उसे कोई डिजीज है, उसे कोई मेंटल इलनेस है, तो ये कंडीशन लैक ऑफ इंसाइट कहलाती है। लेकिन अगर पेशेंट ये कहे कि मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, मुझे कोई मेंटल इलनेस हो रही है, यानी उसे समझ में आ रहा है कि उसे कोई मानसिक बीमारी हो रही है, मेंटल इलनेस हो रही है, तो हम इसे फुल ऑफ इंसाइट नाम देंगे। लैक ऑफ इंसाइट में पेशेंट समझ ही नहीं पाता कि उसे ये डिजीज़ है और वो डिजीज़ से परेशान रहता है, उस डिजीज़ के साथ ही अपनी लाइफ जीता है। इस कंडीशन को लैक ऑफ इंसाइट कंडीशन का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statements by the nurse would be most appropriate when responding to preemie gravida client who ask, why should I what should I do about this brown discoloration across my nose and cheeks? एक फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी अचीव करने वाली वुमेन आपसे पूछती है उसके चेहरे पर ये जो ब्राउन कलर का डिस्कलरेशन हुआ है उसका क्या इलाज है या इसे कैसे ठीक किया जाएगा। तो एज अ नर्स आप इसे क्या जवाब देंगे? ऑप्शन ए, दिस यूजुअली डिसअपियर्स आफ्टर डिलीवरी, ये डिलीवरी के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। ऑप्शन बी, इट इज साइन ऑफ स्किन मेलानोमा, ये स्किन मेलानोमा डिजीज का साइन है। ऑप्शन सी, द डिस्कलरेशन इज ड्यू टू डायलेटेड कैपिलरीज, ये कैपिलरीज के डायलेट होने की वजह से बना है। ऑप्शन डी, इट विल फेड इफ यू यूज प्रेस्क्राइब्ड क्रीम, अगर आप डॉक्टर द्वारा दी गई क्रीम को लगाएंगे तो ये धीरे धीरे हल्का हो जाएगा, फेड हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल के चेहरे पर, गालों पर, नोज पर एक ब्राउन डिस्कलरेशन डेवलप हो जाता है। इसे कैलोस्मा के नाम से जाना जाता है या इसे मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। ये धीरे धीरे डिलीवरी के बाद अपने आप डिसअपियर हो जाता है। यहाँ पर यह ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, eradication of unwanted habits by associating unpleasant conditions with it is called। अगर आप किसी व्यक्ति में ऐसी कोई आदत है जो कि अच्छी नहीं है, उसे छुड़ाना चाहते हैं, तो उस आदत के साथ कोई अनप्लीजेंट कंडीशन जोड़ दी जाए तो ये टेक्निक क्या कहलाती है? ऑप्शन ए, बायोफीडबैक। ऑप्शन बी, डिसेंसिटाइजेशन। ऑप्शन सी, एवर्सिव कंडीशन। ऑप्शन डी, क्लासिकल कंडीशनिंग। इसे आप चाहें तो इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है और वो बार बार थंब सकिंग करता है, वो अपने अंगूठे को मुंह में रखकर लगातार सक करता है, चूसता रहता है। अगर आप इस आदत को बच्चे से हटाना चाहते हैं तो आप बच्चे के अंगूठे पर ऐसी कोई चीज़ लगा देंगे जिसका स्वाद कड़वा हो या ऐसा स्वाद हो जो बच्चा नहीं पसंद करता हो। तो बच्चा जब भी अपने अंगूठे को नेक्स्ट टाइम माउथ के अंदर लेकर जाएगा उसे अ, खराब टेस्ट का एक्सपीरियंस होगा और अगली बार वो अंगूठे को मुंह तक नहीं लेकर आएगा। ऐसा करके धीरे धीरे वो अपनी इस आदत को छोड़ देता है। तो बच्चे की थंब सकिंग की इस अनवांटेड हैबिट्स को हमने अनप्लीजेंट कंडीशनिंग यानी उस पर किसी अनप्लीजेंट सब्सटेंस को लगाकर छुड़वा दिया।
इस तरह की ये जो मैकेनिज्म है इसे हम यस एवर्जन कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड एवर्सिव कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्पल वॉयलेट डिस्कलरेशन ऑफ वल्वा इज रेफर्ड टू एज। अगर किसी वुमेन में प्रेगनेंसी पीरियड में वल्वा वाला एरिया पर्पल वॉयलेट डिस्कलर्ड हो तो ये किस टर्म द्वारा डिनोट किया जाएगा? क्या ये चैडविक साइन है, जैकवेमर साइन है, ऑसिएंडर साइन है, गुडेल साइन है? अर्ली प्रेगनेंसी पीरियड में वुमेन के वल्वा वाला एरिया के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये एरिया पर्पल वॉयलेट कलर का दिखाई देने लगता है। इसे हम चैडविक साइन के रूप में जानते हैं और ये प्रेगनेंसी का प्रिजम्पटिव साइन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज potassium chloride intravenously is prescribed for a client with heart failure experiencing hypokalemia. Which action should the nurse take to plan for preparation and administration of potassium? किसी पेशेंट में हार्ट फेलियर था, हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के लिए आप उसे पोटेशियम क्लोराइड दे रहे हैं। हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में पोटेशियम की कमी थी तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आपने उसे पोटेशियम क्लोराइड दिया। अब पोटेशियम क्लोराइड को एडमिनिस्टर करते समय आपको यहाँ पर कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1, ऑब्टेन अ इंट्रावीनस आईवी इन्फ्यूजन पंप। हम इस पोटेशियम क्लोराइड को आईवी पंप के माध्यम से देंगे। ऑप्शन 2, मॉनिटर यूरिन आउटपुट ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम इस ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे तो यूरिन आउटपुट का मॉनिटरिंग करेंगे। ऑप्शन 3, प्रिपेयर द मेडिकेशन फॉर बोलस एडमिनिस्ट्रेशन। हम मेडिसिन को तेजी से एडमिनिस्टर करेंगे, एक साथ बोलस फॉर्म में एडमिनिस्टर करेंगे। ऑप्शन 4, मॉनिटर द आईवी साइट फॉर साइंस ऑफ इनफिल्ट्रेशन और फ्लेवाइटिस। हम आईवी साइट पर कहीं इनफिल्ट्रेशन या फ्लेवाइटिस जैसी कंडीशन तो नहीं डेवलप हो गई है, इसे चेक करेंगे। ऑप्शन 5, एंश्योर दैट द मेडिकेशन इज डाइल्यूटेड इन एप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। हम इस चीज को निश्चित करेंगे कि जो मेडिसिन है उसे सही मात्रा में सही अमाउंट में डिलीवर किया गया हो। ऑप्शन 6, एंश्योर दैट द बैग इज लेबल्ड सो दैट इट रीड्स द वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम इन द सॉल्यूशन। हमने किसी सॉल्यूशन के अंदर ड्रिप के अंदर कितना पोटेशियम क्लोराइड मिलाया है इसे उस आईवी ड्रिप की बॉटल पर लिखेंगे, मेंशन करेंगे ताकि हमें इसका कॉन्सेंट्रेशन पता रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एम्स नॉरसेट एग्जाम। देखिए वन बाय वन सभी ऑप्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले जब हम किसी क्लाइंट के अंदर पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl एडमिनिस्टर करते हैं तो हमेशा इसे आईवी इन्फ्यूजन पंप की मदद से एडमिनिस्टर किया जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब भी हम इस ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही यूरिन आउटपुट की मॉनिटरिंग को शुरू कर दिया जाता है। ऑप्शन 3, इस मेडिसिन को आप कभी भी बॉलस फॉर्म में एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। अगर आपने इस मेडिसिन को बिना डाइल्यूट किए तेजी से पेशेंट में एडमिनिस्टर कर दिया तो सडन क्लाइंट का हार्ट काम करना बंद कर देगा और हार्ट के काम करना बंद करते ही पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो आपको कभी भी इस मेडिसिन को रैपिडली विदाउट डिजॉल्विंग इंसर्ट नहीं करना है।
ऑप्शन 4 के अंदर कहा गया है कि हम आईवी साइट पर इन्फिल्ट्रेशन और फ्लेबाइटिस जैसी कंडीशंस तो नहीं हो गई हैं, इसे मॉनिटर करेंगे, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन 5 के अंदर कहा गया है कि हम इस मेडिसिन को अप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के साथ डाइल्यूट करेंगे, तो ये भी बिल्कुल नेसेसरी चीज है, सही ऑप्शन है। ऑप्शन 6 के अंदर कहा गया है कि जिस आईवी ड्रिप के साथ मिक्स करके आप केसीएल इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उस आईवी ड्रिप के ऊपर आप मेंशन करेंगे कि इस ड्रिप के अंदर कितना केसीएल आपने डाला है, ताकि आने वाले सभी स्टाफ को, डॉक्टर को इस बारे में जानकारी रहे। तो यहाँ पर ऑप्शन 1, 2, 4, 5, 6 सभी सही है, सिर्फ ऑप्शन 3 को छोड़कर, जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a patient comes in stupor condition and the patient's parent give a history of being continuously sad, making suicidal attempts, not eating and sleeping most of the time. The treatment is, एक पेशेंट हॉस्पिटल में आता है जो कि स्टूपर पोजीशन में है, यानी कि उसने अपनी पूरी बॉडी को एक ही पोजीशन में होल्ड करके रखा है। इस पेशेंट के जो पेरेंट्स हैं, इसके माता पिता हैं, वो आपको बताते हैं कि ये हमें पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा सैड रहता है, दुखी रहता है, उदास रहता है, और इसने इन दिनों सुसाइड करने की कोशिश भी की है। ये खाना नहीं खाता है और सारा दिन सोता ही रहता है। इस सिचुएशन में इस पर्सन को कौन सा ट्रीटमेंट आप देंगे? क्या इसे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देना चाहिए? क्या इसे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देनी चाहिए? क्या इसे एंटी साइकोटिक मेडिसिन देने चाहिए, या इसे सिडेटिव्स देने चाहिए? देखिएगा, ये जो पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मेजर डिप्रेशन के अंदर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर सिडेटिव्स ड्रग, एंटी साइकोटिक मेडिसिन देने से बात नहीं बनने वाली। अब आप अपना आंसर ऑप्शन ए और बी में से सेलेक्ट करें। अगर इस पेशेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट्स नहीं किए जाते, स्टूपर कंडीशन इसमें नहीं होती, तो हम यहाँ पर एंटी डिप्रेसेंट्स देकर पेशेंट को ट्रीट करने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन पर्सन सुसाइड अटेम्प्ट्स कर चुका है, स्टूपर मौजूद है, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेजर डिप्रेशन वाला पेशेंट है। इस चीज़ को देखते हुए हम क्लाइंट के अंदर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देंगे, ईसीटी देंगे। ईसीटी कंडीशन एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें हम ब्रेन के ऊपर टेम्पोरल रीजन्स के अंदर इलेक्ट्रोड्स लगाकर कंट्रोल मात्रा में करंट डिलीवर करते हैं, जिससे उसके ब्रेन के अंदर सीजर्स प्रोड्यूस होते हैं और क्लाइंट काफ़ी हद तक डिप्रेशन से बाहर आने में सफल रहता है। तो यहाँ पर इस पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स के बिहाफ पर एंटी डिप्रेसेंट से काम नहीं चलेगा, क्लाइंट को ईसीटी देना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the nurse administered a narcotic pain medication 30 minutes ago to a client complaining of mid-epigastric pain. Which intervention should the nurse implement at this time? किसी पेशेंट को एब्डोमेन एरिया में पेन हो रहा था, यानी मिड एपिगैस्ट्रिक एरिया में पेन हो रहा था। इस पेन को ठीक करने के लिए आपने एज अ नर्स 30 मिनट्स पहले नारकोटिक इंजेक्शन या मेडिसिन इंसर्ट की। अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, किस सिचुएशन इंटरवेंशन को इम्प्लीमेंट करेंगे? ऑप्शन ए, पोजीशन द क्लाइंट इनटू द सेमी फॉवलर्स पोजीशन। Option B, turn on the radio to soft shooting music. Option C, administer 30 ml of antacid orally. Option D, assess the client's pain relief at this time.
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। जब आप किसी पेशेंट में नार्कोटिक मेडिसिन, नार्कोटिक पेन किलर, ओपियोइड सब्सटेंस इंसर्ट कर देते हैं तो आपको एक निश्चित समय के बाद पेशेंट में पेन पहले की तुलना में कैसा है, कम है, ज़्यादा है, उतना ही है, इस चीज़ का असेसमेंट करना होता है। सो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही माना जाएगा। नार्कोटिक या ओपियोइड ड्रग जो कि पेन को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बाद लगभग 30 मिनट्स पर आप क्लाइंट को असेस करेंगे कि उसे पेन कैसा है। ये चीज़ यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है। Next question is, how many quadrant numbers are there in the Johari window? जौहरी विंडो के अंदर कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 2, 6, 4, 8। जौहरी विंडो जो है साइकोलॉजी के अंदर यूज़ किया जाने वाला एक टूल है जिसकी मदद से आप सेल्फ अवेयरनेस और कम्युनिकेशन को समझ सकते हैं। और जौहरी विंडो के अंदर टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट बिफोर ईसीटी कैन कॉज। किसी क्लाइंट को इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देने से पहले न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट दिया जाता है, ये क्या करता है? ऑप्शन ए, इट कॉजेज ड्राई माउथ। ऑप्शन बी, फॉर रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज। ऑप्शन सी, इंक्रीज बॉडी सिक्रीशन। ऑप्शन डी, सीजर्स। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगर आप इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी से पहले किसी पेशेंट को न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट देते हैं तो इससे पेशेंट के अंदर रेस्पिरेशन रिलेटेड डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट देने से क्लाइंट के जो मसल्स हैं वो पैरालाइज्ड हो सकते हैं, जिससे क्लाइंट को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a primary healthcare provider prescribes acetaminophen liquid 450 mg orally every 4 hours PRN for pain. The medication label reads 160 mg per 5 ml. The nurse prepares how many milliliters to administer one dose. Fill in the blank and record your answer to the nearest whole number. किसी पेशेंट को आप 450 mg एसिटामिनोफेन ड्रग देंगे, ऐसा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया है। आपके पास ये ड्रग हर 5 ml में 160 mg है। अब इस वाइल से आप कितना ml ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे कि क्लाइंट को 160 mg ड्रग डिलीवर हो जाए? हमने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर इसे सॉल्व करने का फॉर्मूला बता रखा है। होपफुली आप इसे इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। हमें जितना अमाउंट क्लाइंट के अंदर एडमिनिस्टर करना है इसे हमेशा पहले लिखें। उसके बाद जितना आपके पास ड्रग फॉर्म अवेलेबल है उसे लिखें और जितना कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल है उसे इससे मल्टीप्लाई कर दें। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, हमारे पास 160 ml का डोज अवेलेबल है। टोटल हमें 450 ml देना है और जो वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन है वो 5 ml के अंदर दिया गया है। तो आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 450 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आएगा 2200
250। अब इसे जब अपन 160 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी 14.06। अब यहाँ पर कहा गया है कि नियरेस्ट होल नंबर में आंसर सेलेक्ट करना है, तो नियरेस्ट होल नंबर में आपका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन सी 14 ml। अगर आप इस पेशेंट को दी गई वाइल से 14 ml ड्रग निकाल कर एडमिनिस्टर कर देंगे तो उसे 450 mg का डोज मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज imposing one's own weaknesses onto others, it is a defense mechanism known as। आप अपनी खुद की कमियों को दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, ये कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है? प्रोजेक्शन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, सप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोजेक्शन। एक शराबी यानी अल्कोहल एडिक्टेड पर्सन अपनी अल्कोहल की आदत के लिए फैमिली को रिस्पॉन्सिबल मानता है, कहता है कि मेरी फैमिली अच्छी नहीं है, इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मैं ड्रिंक करता हूँ। तो यहाँ पर अपनी कमी को दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इट इज़ अ प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 30 years old G3P2 female visits an antenatal clinic at 20 weeks of pregnancy. What happens to insulin secretion during pregnancy? इस क्वेश्चन में आपसे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि प्रेगनेंसी में 20 सप्ताह पर इंसुलिन का सिक्रीशन कैसा रहता है? क्या ये इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कोई बदलाव नहीं होता, या फिर शुरुआत में बढ़ता है और फिर कम हो जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रेगनेंसी पीरियड में बॉडी की रिक्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए इंसुलिन का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। इंसुलिन हमारे पैंक्रियास की बीटा सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, जो कि बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the nurse is assessing a client with lactose intolerance disorder for a suspected diagnosis of hypocalcemia. Which clinical manifestation would the nurse expect to note in the client? आप किसी लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले पेशेंट को असेस कर रहे हैं। इस पेशेंट के अंदर यदि कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आपको कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? ऑप्शन ए, ट्विचिंग। ऑप्शन बी, हाइपोएक्टिव बाउल साउंड्स। ऑप्शन 3, नेगेटिव ट्रोसेसु साइंस। ऑप्शन 4, हाइपोएक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। जिन लोगों के अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस जैसी कंडीशन होती है उनमें कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी कम होने लगता है और पेशेंट के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, हाइपोकैल्सीमिया जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। और जब भी हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होगा तो इस सिचुएशन के अंदर मसल्स के अंदर ट्विचिंग देखने को मिलती है, यानी मसल्स जो हैं एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये चीज़ आपको हाइपोकैल्सीमिया वाले पेशेंट के अंदर देखने को
जरूर मिलेगी। जब भी हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी होती है तो जो न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मसल्स के अंदर ट्विचिंग होती है या स्पाज्म आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डबल डिप्रेशन इज, इनमें से डबल डिप्रेशन टर्म का क्या मीनिंग होता है? ऑप्शन ए, 2 episodes ऑफ डिप्रेशन। ऑप्शन बी, डिप्रेशन विथ डिस्थाइमिया। ऑप्शन सी, डिप्रेशन फॉर 2 years। ऑप्शन डी, डिस्थाइमिया। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। डबल डिप्रेशन का मतलब है डिप्रेशन विथ डिस्थाइमिया। डिप्रेशन विथ डिस्थाइमिया। अब ये डिप्रेशन विथ डिस्थाइमिया का मतलब क्या है? डिप्रेशन और डिस्थाइमिया दोनों का एक साथ होना डबल डिप्रेशन है। अगर मान लीजिए कोई पर्सन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से सफरिंग है और साथ में उसे डिस्थाइमिया हो रहा है, यानी कि लगातार डिप्रेसिव डिसऑर्डर रह रहा है, तो ये चीज जो है डबल डिप्रेशन के रूप में जानी जाती है। क्या क्या बात है? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के साथ में परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर का होना, यानी कि डिस्थाइमिया कंडीशन का होना, डबल डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लड सीमर of a patient with G6PD deficiency shows which of the following abnormalities? किसी G6PD डेफिशिएंसी से सफरिंग पेशेंट में ब्लड सीमर में आपको कौन सी एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलेंगी? ऑप्शन ए, हॉवेल जॉली बॉडीज। ऑप्शन बी, हैनेस बॉडीज। ऑप्शन सी, कैबॉट रिंग्स। ऑप्शन डी, पेल्गर ह्यूनेट एनॉमली। अगर किसी क्लाइंट को जी सिक्स पीडी डेफिशिएंसी है तो उसके अंदर आपको हैनिस बॉडीज देखने को मिलेंगी। हैनिस बॉडी देखने को मिलेगी। हैनिस बॉडीज बेसिकली हीमोग्लोबिन के डीनेचर्ड होकर बनने वाली स्ट्रक्चर है। जब हमारे शरीर के अंदर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है तो हीमोग्लोबिन भी डीनेचर हो जाता है, टूट जाता है, उसकी शेप बदल जाती है। तो ये डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन पार्टिकल्स जो हैं आरबीसी के, इसे ही हैनिस बॉडी के नाम से जाना जाता है और ये G6PD डेफिशिएंसी कंडीशन में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो हॉवेल्स जॉली बॉडीज बताई गई हैं ये स्प्लेनिक डिस्फंक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है ये? स्प्लेनिक डिस्फंक्शन। ये स्प्लेनिक डिस्फंक्शन से रिलेटेड हैं। ऑप्शन सी के अंदर कैबोट रिंग्स के बारे में बताया गया है। ये बेसिकली जो है एनिमल्स के अंदर देखने को मिलती हैं। लास्ट में आता है पेल्गर हॉर्नेट एनोमली। ये जो कंडीशन है न्यूट्रोफिलिक न्यूक्लियर एनोमली है और ये G6PD से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेल्यूसिनेशन इज डिफाइंड एज, इनमें से हेल्यूसिनेशन को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, परसेप्शन ऑफ अ स्टिमुलस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई। अगर किसी व्यक्ति को एक्चुअल स्टिमुलाई की प्रेजेंस में कुछ परसीव हो तो ये हेल्यूसिनेशन है। ऑप्शन बी, परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस इन एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई। किसी व्यक्ति को बिना किसी स्टिमुलाई की प्रेजेंस के कुछ महसूस हो, परसीव हो, तो ये हेल्यूसिनेशन है। ऑप्शन सी, मिसटेकन और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंस ऑफ इम्प्रेशन। अगर आप
किसी चीज को गलत समझ लेते हैं तो ये हेल्यूसिनेशन है। ऑप्शन डी, डिसओरिएंटेशन ऑफ टाइम प्लेस एंड पर्सन। अगर किसी व्यक्ति को समय, व्यक्ति और स्थान का अगर सही पता ना हो तो ये हेल्यूसिनेशन है। हेल्यूसिनेशन ऑप्शन बी में बताई गई सही डेफिनेशन के अनुसार ऐसा परसेप्शन जिसमें किसी रियल स्टिमुलाई की एब्सेंस हो, हेल्यूसिनेशन कहलाता है। यानी बिना किसी स्टिमुलस के, बिना किसी मैसेज के आपको कुछ मैसेज मिलना, कुछ परसीव होना, ये हेल्यूसिनेशन है। हेल्यूसिनेशन जो है सेंसरी हो सकता है, सॉरी हियरिंग हो सकता है, सीइंग हो सकता है, फीलिंग हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, स्मेल हो सकता है। किसी भी आपको सेंस ऑर्गन से हेल्यूसिनेशन हो सकता है। अगर आप किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रॉन्गली परसीव करते हैं तो ये चीज़ जो है इल्यूशन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a patient with which of the following conditions is at the greatest risk for developing hypocalcemia? इनमें से किस कंडीशन के होने पर क्लाइंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है? ऑप्शन ए हाइपर थायरॉइडिज्म, ऑप्शन बी अपेंडिसाइटिस, ऑप्शन सी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, ऑप्शन डी कार्डियोमायोपैथी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस कंडीशन के होने पर क्लाइंट में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो सकता है, यानी हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। सिंपली इस तरह से इसे आप याद रख सकते हैं। जब पेशेंट को एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस कंडीशन होती है तो पेशेंट के पैंक्रियास के अंदर स्पॉनिफिकेशन प्रोसेस होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सोप्स होने लगता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। हमारे शरीर में जब एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस जैसी कंडीशन यदि डेवलप हो जाए तो जब भी हमारा पैंक्रियास पैंक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीट करेगा तो पैंक्रियास के अंदर कैल्शियम सोप्स बनने लगेंगे और इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होगी, हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन डेवलप हो जाएगी। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने अपकमिंग एम्स नॉरसेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बेस्ट ऑफ लक।